हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोमर्स ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। मैं इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखो। मैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स इतनी इजी वे में पढ़ाऊँगी कि आप लोग को आप लोग को याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा जैसे सब लोग कहते नहीं है, अभी हम लोग ने देखा भी है टीवी में, किसी भी चीज़ में देखा होगा कि अस्थमा हो जाता है तो इंसान कहता है तुरंत इनहेल करो, इनहेलर लो, उसका यूज़ करो, नहीं तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है अस्थमा की। तो अस्थमा क्या होता है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। ठीक है, जो क्या किससे कनेक्टेड होती है? हमारे क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम, परसिस्टेंस। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो हमारे एयरवे से कनेक्टेड होती है। एयरवे इन द सेंस ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, लंग्स में ब्रोंक्यूल्स, उसी उसी की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। हाइपर एक्टिविटी होने से ये हमारे रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगते हैं, मतलब प्रतिरोधक बनने लगते हैं। ठीक है, तो अस्थमा की कंडीशन क्या क्या होती है? 4 कंडीशन से कैरेक्टराइज्ड है अस्थमा। जैसे इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और सेकंड वन क्या है, नैरोइंग ऑफ एयरवे। एयरवे जो हमारी होती है, मतलब पाइप जिसे कह लो, ट्यूब कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो मतलब हम लोग की जो ट्रैकिया होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तभी तो नैरो हो जाएगी ना। और फिर फोर्थ वन क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के नंबर्स मतलब संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, देखो एक नॉर्मल लंग्स की बात है यहाँ पे। देखो नॉर्मल लंग्स है, ठीक। नॉर्मल लंग्स में जो लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर बना है, ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर बना है ये एक अस्थमैटिक ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। जो राइट साइड स्ट्रक्चर बना है ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स में हम देखते हैं इसकी ल्यूमेन देखो कितनी कितनी मोटी, मतलब सही है, नैरो नहीं है। तो इससे एयरवे मतलब ब्रीदिंग में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो हमारा अस्थमैटिक है, अस्थमैटिक में देखो इसकी जो ल्यूमेन है कितनी नैरो हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो म्यूकस है ना, म्यूकस का डिपोजिशन होने लगता है, डिपोजिट होने लगते हैं म्यूकस। म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? गॉबलेट सेल से। तो वहाँ पे गॉबलेट सेल की एक्टिविटी हो जाती है, मतलब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, तो वहाँ से म्यूकस सिक्रीट होने लगता है। तो हमारी जब म्यूकस सिक्रीट होगा तो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स में डिपॉजिट होने लगता है, तभी तो जाएगा ना नाक के थ्रू या फिर आँख मतलब मुँह, माउथ के थ्रू। तो ये हमारा म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, और लैमिना प्रोपिया में क्या हो जाते हैं, मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो अस्थमैटिक ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर में यही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये हम लोग का, देखो ये मान लो हम लोग का ब्रोंक्यूल्स का है, यहाँ पे आके एलर्जन जो होता है, एलर्जन यहाँ पे आके बाइंड किया। ठीक, जब आके यहाँ पे बाइंड किया, देखो यहाँ पे एलर्जन आके बाइंड किया, जब एलर्जन आके बाइंड किया तो ये जाके यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल से मिल गया। डेंड्राइटिक सेल से जब मिला तो ये जाके फिर हेल्पर टी सेल से मिला। हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकाइन 5 के प्रेजेंस में स्टिमुलेट कर देता है स्नोफिल प्रोडक्शन को, मतलब स्नोफिल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। फिर दूसरा काम क्या करता है, हेल्पर टी सेल फिर क्या करता है, इंटरल्यूकाइंस 3 और इंटरल्यूकाइंस 4 की प्रेजेंस में प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देता है। जब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होता है तो आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर जो ये आईजी एंटीबॉडी है ये जाके मास्ट सेल से बाइंड हो जाती है। जब मास्ट सेल से बाइंड होगी तो उसे एक्टिवेट कर देगी, और मास्ट सेल क्या से सिक्रेट करता है, हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स। जब हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स सिक्रेट करता है तो ये जाके स्मूथ मसल्स पे जाता है, और स्मूथ मसल्स में हिस्टामिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। तो हिस्टामिन क्या कॉज करता है स्मूथ मसल्स में, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है,
देखो, पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, व्हेन एनी काइंड ऑफ एलर्जन, जो मैंने ऊपर पढ़ाया सेम वही है। व्हेन एनी काइंड ऑफ एलर्जन मतलब किसी भी काइंड का एलर्जन अटैक करता है ब्रोंक्यूल्स पे, जब ब्रोंक्यूल्स पे अटैक करता है तो देन इट प्रेजेंट बाय डेंड्राइटिक सेल, तब ये डेंड्राइटिक सेल पे जाता है। ठीक, फिर डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल, तो डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट करती है एंटीजन को, हेल्पर टी सेल को ट्रांसफ़र करती है। तो हेल्पर टी सेल किस क्या करता है, डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस, मैंने बताया ना, ये एसनोफिल प्रोडक्शन करता है। और क्या कहते हैं, इंटरल्यूकाइंस 3 इंटरल्यूकाइंस 4 के प्रेजेंस में हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स का प्रोडक्शन करता है। तो हेल्पर टी सेल क्या करता है, इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप साइटोकाइंस डिफरेंट टाइप साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है। फिर जब इंटरल्यूकाइंस 5th है वो स्टिमुलेट कर देता है स्नोफिल प्रोडक्शन को। ठीक, स्नोफिल प्रोडक्शन को जब स्टिमुलेट कर देता है तो स्नोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीडिएटिक एलर्जिक रिएक्शन के लिए। फिर सेकंड पार्ट में देखो क्या हो रहा है, इंटरल्यूकाइंस 3 एंड इंटरल्यूकाइंस 4 एक्टिवेट कर देते हैं प्लाज्मा सेल को। जब प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये प्लाज्मा सेल जब एक्टिवेट होता है तो क्या कॉज करता है, कॉज प्रोडक्शन ऑफ आईजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कॉज करता है। फिर जो ये आईजी एंटीबॉडी है ये जाके मास्ट सेल पे अटैक करता है, तो क्या ये बनाता है, मास्ट सेल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक, आईजी एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल पे अटैक करता है और क्या बनाता है, मास्ट सेल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब ये बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो ये क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन को। और हिस्टामिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी मैंने बताया था कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। तो ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कार्य करता है। देखो इसमें लिखा है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, इसमें मैंने नोट्स बना के लिखा भी है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल काज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब गॉबलेट सेल से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। जब गॉबलेट सेल की नंबर बढ़ जाएगी तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी तो एक्सेसिव हो जाएगा ना, और जब म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कफिंग भी हमको ज़्यादा होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में। हम लोगों ने देखा भी होगा सिम्टम्स में क्या होता है, जैसे हम लोग को ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगती है, कफ होने लगता है और चेस्ट टाइट हो जाता है। लोग कहते हैं चेस्ट को दबाओ दबाओ ऐसे करके। तो ठीक है, चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं अस्थमा के। पहले हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब वही मैंने बताया ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर कफिंग होने लगती है, वीजिंग होने लगती है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है, चेस्ट टाइटनेस, हमारा जो चेस्ट है वो टाइट हो जाता है। ठीक है, और डिस्पनिया हो जाता है। अब हम लोग देखें ट्रिगर्स फैक्टर ऑफ अस्थमा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अस्थमा को मतलब अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से अस्थमा होता है। 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक एलर्जिक ट्रिगर फैक्टर होता है, एक नॉन एलर्जिक ट्रिगर फैक्टर होता है। तो एलर्जिक जो होता है, जो एलर्जी कॉज करता है, पहला होता है हाउस डस्ट, मतलब घर में जो धूल होती है इसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। फिर पॉलन ग्रेन्स की वजह से अस्थमा हो जाता है, फंगल स्पोर्स की वजह से अस्थमा हो जाता है, और पेट्स मतलब ढेर सारे कीड़े मकोड़ों की वजह से अस्थमा हो जाता है। मतलब जब हम उन लोग को इनहेल करते हैं तो हम वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं तो हम लोग को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। ठीक है, और नॉन एलर्जिक में जैसे एक्सरसाइज करते हैं इंसान, एक्सरसाइज में भी होने लगता है। हम लोग का फूड अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से अस्थमा होता है। ड्रिंक्स जो लोग करते हैं उन लोगों को भी अस्थमा की दिक्कत होती है। एयर पोल्यूशन होता है, स्मोकिंग होता है, उसके बाद क्लिनिकल वैल्यूएशन भी होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, या फिर कोल्ड मतलब जुकाम में भी अस्थमा की दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है इस वजह से। और स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल इन द सेंस, जैसे हम लोग कभी कभी H2SO4 मतलब H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनहेल कर लेते हैं, तब हम लोग को ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगती है, मतलब अस्थमा होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना अस्थमा क्या होता है। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग या फिर ऐसी मेडिसिन जिसको हम अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स से पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स में 3 क्लासिफिकेशन है, बीटा टू सिम्पैथोमाइमेटिक है, मेथाइलजैंथीन है और एंटीकोलिनर्जिक है। बीटा टू सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या है, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटलिन और आइसोप्रिनलिन।
थियोफाइलिन, ठीक है। मेथाइल में क्या है, थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन। उसके बाद थर्ड क्या है, एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है और ट्रियोट्रोपियम ब्रोमाइड है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, मास सेल स्टेबलाइजर, मतलब जो मास सेल को स्टेबलाइज कर देता है, जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट है, कीटोटिफेन है, निडोक्रोमिल है। उसके बाद से जो एंटरल्यूकान्स था, मतलब IL-5, IL-4, IL-3 नहीं था, तो उसके एंटागोनिस्ट क्या है, इंटरल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट। तो इसमें मोंटेल्यूकास्ट और जेफ्रील्यूकास्ट। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में दो टाइप के हैं, एक सिस्टमिक होता है, एक इनहेलेशन होता है। तो सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है और पेडनिसोलोन होता है, और इनहेलेशन में बिक्लोमेथासोन होता है, फ्लूटिकासोन होता है, फ्लूलिसोनाइड होता है, ब्यूडीसिनाइड होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, एंटी आईजी एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी नहीं, एंटी आईजी एंटीबॉडी। जो आईजी एंटीबॉडी के प्रेजेंस में वो हो रहा था ना, तो उसके अगेंस्ट एंटी आईजी एंटीबॉडी है। उसमें एक ड्रग है केवल ओमालिजुमाब। अब हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक का क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ एक्शन। सिम्पैथोमाइमेटिक हम लोग को पढ़ा है, हम लोग ने पिछली क्लास में, मैं आप लोगों को पढ़ाया था हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में मैंने अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पढ़ाए थे। तो उसमें वही बीटा रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। देखो, डायरेक्ट बीटा टू रिसेप्टर स्टिमुलेशन, डायरेक्ट बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। जब बीटा टू रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट हो जाता है। जब एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है तो इंक्रीज होता है साइक्लिक AMP, मतलब साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, ब्रोंकोडाइलेशन करता है, मतलब ब्रोंक्यूल्स जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, जिससे जिससे एयर पैसेज नैरो हो रहा था, वो डायलेट हो जाएंगी तो हमको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी नहीं होगी और अस्थमा ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ड्रग है, ये मैं आप लोग को नोट्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को बताएंगे सेकंड क्लास की मेथाइलजेंथीन में क्या होता है, साइक्लिक AMP होता है। वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में 5 डैश अमीनो मोनोफॉस्फेट साइक्लिक AMP 5 डैश AMP में कन्वर्ट होता है, ठीक। वो भी किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये मेथाइलजेंथीन क्या करती है, ये इसी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इसमें लिखा है, देखो देखो, मेथाइलजेंथीन इनहिबिट्स साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम दियर बाई प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ। जिससे क्या होता है, जब इस एंजाइम को, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो साइक्लिक AMP से 5 डैश AMP कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक AMP और 5 AMP का, ठीक है। जब इसका कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, साइक्लिक AMP बना रहेगा हमेशा। और साइक्लिक AMP मैंने आपको अभी बताया, इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, साइक्लिक AMP जब उसमें 5 AMP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो साइक्लिक AMP का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, और जब डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो ये क्या कॉज करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन। इस वजह से हमारा अस्थमा ट्रीट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, CNS में क्या होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। पहले देखते हैं, ये स्टिमुलेशन करता है, उसके बाद इंक्रीज कर देता है मोटर एक्टिविटी को और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। CVS में क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है हार्ट को, इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, और इसका जब हाई डोज लेते हैं तो कार्डियक अरिदमिया भी कॉज करता है। फिर इसके बाद इसका स्टमक में क्या एक्शन होता है, ये इन्हेंस कर देता है सिक्रीशन ऑफ एसिड। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके प्रोडक्शन या फिर सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है। और पेप्सिन एक एंजाइम होता है, उसको वो इंक्रीज कर देता है, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर किडनी पे क्या करता है, किडनी पे माइल्ड डायरेटिक्स काज करता है, या फिर इंक्रीज कर देता है रीनल ब्लड फ्लो को, और इंक्रीज कर देता है GFR मतलब क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। स्मूथ मसल्स पे क्या करता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है। रिलैक्सेशन तो बताया ना, ब्रोंकोडाइलेशन मतलब रिलैक्सेशन ही हुआ। और इसके बाद बिलियरी स्पाज्म कॉज करता है, ठीक।
फिर मास्ट सेल पे क्या करता है, इनिबिट कर देता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन को। जब हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हम अस्थमा ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ थियोफाइलिन, अब इसका थियोफाइलिन का फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये ओरली अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका टी हाफ क्या है, 7 to 12 आवर। फिर क्या करता है, क्रॉस कर देता है बीबीबी से, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर से और प्लेसेंटा से, और सिक्रीट होता है मिल्क में, सिक्रीटेड इन मिल्क। ठीक है। ये 50% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, और मेटाबोलाइज इन लीवर बाई डीमेथिलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन। मतलब ये मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में, कैसे, डीमेथिलाइजेशन होता है इसका और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, फ्लशिंग है, हाइपोटेंशन मतलब बीपी का डिक्रीज हो जाना। ठीक। डेलीरियम है, फिर इंक्रीज मस्कुलर टोन, मतलब मसल्स में पेन होता है, वॉमिटिंग है, डायरिसिस है, पैल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, ट्रीमर्स है, और नैरोइंग मार्जिन सेफ्टी है। ठीक। अब थर्ड क्लास क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक में हम लोग क्या पढ़े थे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन रिलीज ऑफ एसिटाइल क्लोलीन, जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन होता है वो रिलीज कर देता है एसिटाइल क्लोलीन को, और जो एसिटाइल क्लोरीन होता है वो कॉज करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को। और जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का सिक्रीशन। तो ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है एसिटाइलकोलिन के सिक्रीशन को। ठीक, उसके एक्शन को। ठीक है। और वो जब एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो वो ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेगा, और जब जिसकी वजह से हम लोग का जो वॉल्यूम है रिस्पिरेटरी सिक्रीशन का वो कम हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, हम लोग का अस्थमा ट्रीट हो जाएगा। फोर्थ वन क्या था, ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन्स में क्या था, मोंटेल्यूकास था, जेफ्रील्यूकास था। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सिस्ट ल्यूको मतलब साइटोकाइन या फिर ल्यूकोट्रिन्स को, जैसे LTC4 या फिर LTD4 या LTE4। ठीक है। ल्यूकोट्रिन्स एंजाइम 4 अल्टरनेटिव फॉर इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो होती है, फॉस्फोलिपिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है। ठीक। और आइकोड्रोनिक एसिड क्या दो चीज़ कॉज करता है, कॉक्स एंजाइम, कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ठीक है। और लॉक्स लॉक्स मतलब लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ठीक। तो ये आर्किडोनिक एसिड दो चीज़ कॉज करती है, कॉक्स एंजाइम कॉज करती है और 5 लॉक्स कॉज करती है, मतलब 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ठीक। जो ये 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ये ल्यूकोट्रिन्स मतलब एल टी सिक्रिएट करता है। जो एल टी है अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, और इन्फ्लामेशन क्या कहते हैं, इंक्रीज कर देता है म्यूकस का। ठीक। तो जो ये ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट है, ये 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम से ल्यूकोट्रिन्स को कन्वर्ट ही नहीं होने देता। जब इसको एंटागोनाइज कर देगा तो ल्यूकोट्रिन्स नहीं सिक्रेट होगा, जब ल्यूकोट्रिन्स सिक्रेट नहीं होगा तो ब्रोंको का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब ब्रोंक्यूल्स का कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो अस्थमा ट्रीट हो जाएगा, मतलब हमको ब्रीदिंग में दिक्कत नहीं होगी। इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, फिर मेटाबोलाइज बाई CP2C9 से। ठीक। फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है इसकी, मोंटेल्यूकास की 3 to 6 आवर, और प्लाज्मा हाफ लाइफ जेफिल्यूकास्ट की है 8 से 12 आवर। ठीक। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसमें 3 ड्रग थी, सोडियम क्रोमोक्लाइकेट थी, कीटोटिफिन थी, नीडोक्रोमिल थी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है मास्ट सेल को। जब मास्ट सेल स्टेबलाइज होता है तो इनिबिट हो जाता है रीग्रेजुलेशन ऑफ मास्ट सेल का। ठीक। फिर इनिबिशन हो जाता है, इनिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मतलब मास्ट सेल को क्या कॉज कर रहा था, साइटोकाइंस और हिस्टामिन्स को कॉज कर रहा था। तो हिस्टामिन क्या, एक मीडिएटर ही तो है जो क्या करा रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। जब मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाएगा तो मास्ट सेल क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसका डीग्रेनुलेशन हो जाएगा।
रेगुलेशन इनिबिट हो जाएगा, फिर इनिबिशन हो जाएगा रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का इनिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनिबिशन ऑफ इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, दोनों चीज़ इनिबिट हो जाएगा। ठीक। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है? नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, इट इज़ एडमिनिस्टर एज एन एरोसॉल थ्रो, मतलब एरोसॉल यूज़ करते हैं, मतलब इन्हेलर की तरह यूज़ करते हैं। मेटाडोज इन्हेलर डिलीवरी 1 mg पर डोज, मतलब एक बार आप पंच करोगे उसे तो 1 mg डोज मिलेगी आपको। ठीक है। फिर इसका यूज़ क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा में, एलर्जिक राइनाइटिस में, एलर्जिक कंजक्टाइविस में। फिर एडीआर क्या है? ब्रोंकोस्मोस, थ्रोट इरिटेशन, कफ, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वेट गेन, सेडेशन, ड्राई माउथ, रियरली नेजल कॉन्ट्रैक्शन। फिर इसके बाद फिफ्थ क्या है? एंटी आईजी एंटीबॉडी। ठीक है। ये क्या करता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिराइव, इसमें कौन से ड्रग है? ओमालिजुवाब, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिराइव्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। जो ओमालिजुवाब है ये बाइंड हो जाता है सर्कुलेटिंग आईजीई से। ठीक है। और डिक्रीज कर देता है सेल बाउंड ऑफ आईजीई का। जब सेल बाउंड ऑफ आईजी डिक्रीज हो जाएगा तो टिश्यू फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। जब टिश्यू फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो अस्थमा भी डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड क्या करता है? डिक्रीज कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ हाई एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर। जब हाई एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर, मतलब यहाँ पे जाके जब मास सेल से बाइंड ही नहीं होगा, इसका एक्सप्रेशन ही डिक्रीज़ कर देगा। तो जब इससे बाइंड नहीं होगा तो मास सेल, मतलब इस वो नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। जब मास सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को नहीं रिलीज़ करेगी, जस्ट लाइक हिस्टामिन। जब हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। इसकी वजह से हमारा अस्थमा ट्रीट हो जाता है। सेवेंथ कौन सी है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप लोग जानते ही हो क्या करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर, मतलब ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, बट बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी। मतलब क्या करता है? ये बेनिफिट है रिड्यूस करने के लिए ब्रोंकियल की हाइपर एक्टिविटी को, और म्यूकोसल एडिमा, और सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेशन को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या 3 चीज़ करता है? रिड्यूस कर देता है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को और म्यूकोसल एडिमा को, और सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेशन को। जब इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं तो हम लोग को ब्रीदिंग में दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है। अब इनहेल्ड स्टेरॉइड क्या होते हैं? हाई टॉपिकल एंड लो सिस्टमिक एक्टिविटी होती है, और बेनिफिट फॉर एडवांस सीओपीडी, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और सिस्टमिक स्टेरॉइड थेरेपी यूज्ड इन सीवियर क्रोनिक अस्थमा में यूज़ होती है, और स्टेटस अस्थमेटिक में, अस्थमा अटैक दैट डज नॉट इम्प्रूव विथ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। ट्रेडिशनल ट्रीट में इसे नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। स्टेटस अस्थमेटिकस में। ठीक। थैंक यू गाइज फॉर, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। ठीक है। थैंक यू।